डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्क्रीन में भौतिक की समझ माननीय एस.सी. वर्मा सर द्वारा रचित ये पुस्तक, जिसके अध्याय 6 सरल रेखा में गति के अभ्यास के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर राकेश ठाकुर। हमने पिछले वीडियो में अभ्यास 6.1, 6.2 और 6.3 सॉल्व किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां जाकर उन्हें समझ सकते हैं। आप जेई की तैयारी, जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट की तैयारी में लगे हुए हैं तो कंटिन्यूअसली आप मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब हम हल करते हैं इस पुस्तक का अध्याय 6 सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का की एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास 6.4, 6.5, 6.6 और 6.7। इन प्रश्नों को हम हल करना प्रारंभ करते हैं। अध्याय 6 सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम पहले को कुछ सूत्र समझते हैं। अभ्यास प्रश्न 6.4, 6.5, 6.6 और 6.7 को हल करने के पहले प्रश्न अभ्यास 6.4 को करने के लिए हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता है। तो इन सूत्रों को आप देखिए, ये सूत्र हमें समझना जरूरी है। सरल रेखा पर समान त्वरण से चलने वाले कण की गति के समीकरण। यदि कोई कण या कोई वस्तु एक समान एक्सीलरेशन से गति करता है तो उसके लिए हमें ये 3 समीकरणों पर ध्यान देना होता है, ताकि इन समीकरणों के हिसाब से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण, समय के साथ कण के वेग का संबंध। यदि हमें प्रश्न में समय और कण के वेग से रिलेटेड कोई संबंध दिया है तो हम इस सूत्र के द्वारा उसे हल करते हैं, v = u + at। और यदि प्रश्न में समय के साथ कण का स्थान बताया गया है तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इस समीकरण का प्रयोग करेंगे, x = ut + ½ at²। और यदि स्थान अर्थात x के साथ वेलोसिटी वेग का रिलेशन है तब हम इस सूत्र के इस समीकरण के द्वारा उस प्रश्न को हल करते हैं, v² = u² + 2ax। इस अभ्यास को करने से आपको ये तीनों सूत्रों के उपयोग अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, करते हैं हम अभ्यास 6.4। अभ्यास 6.4 को आप पढ़िए और देखिए, हम भी पढ़ते हैं आपके साथ में। क्या लिखा है? एक कण 5 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सरल रेखा पर चलना प्रारंभ करता है। कोई कण है स्टूडेंट, मान लीजिए ये सरल रेखा है और यहां पर कोई कण है, यहां कोई कण है। वो कण इस सरल रेखा में चलना प्रारंभ करता है। इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इससे क्या मतलब हुआ कि इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। और वो कितना हो रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें 3 चीजें निकालने को कहा गया है। 2 सेकंड बाद कण का स्थान मालूम करें, ये पता करना है कि ये कण 2 सेकंड बाद कहां पहुंचता है, किस स्थान पर पहुंचता है। दूसरी बात, 2 सेकंड बाद कण का वेग मालूम करें। हमें यह भी पता करना है कि 2 सेकंड बाद कण कितने वेग से जा रहा है, अर्थात कितने मीटर 1 सेकंड में जा रहा है। तीसरी बात, जब कण x = 6 मीटर पर है उस समय उसका वेग मालूम करें। तीसरी बात यह कि मान लो कण यहां से प्रारंभ करता है चलना और यहां तक में 6 मीटर हो जाता है, तो ये जो 6 मीटर कण चला
उस समय में इसका वेग कितना था, मतलब कितने मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये कण बढ़ रहा था। तो चलिए करते हैं। तो आप देखिए ए नंबर क्या बोल रहा है, 2 सेकंड बाद कण का स्थान मालूम करें। हमने आपको ऊपर 3 सूत्र बताया है, यहां पर ध्यान दीजिए आप, 2 सेकंड माने समय है और कण का स्थान मतलब समय और स्थान के बीच में जो संबंध होगा वो यहां पर काम आएगा स्टूडेंट। ये देखिए हमने लिखा है समय और स्थान के साथ संबंध वाला सूत्र काम में आएगा। देखिए समय के साथ कण के स्थान का संबंध, कौन सा सूत्र है ये वाला, समय के साथ कण के स्थान का संबंध x इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये सूत्र हमें लगाना पड़ेगा, इस समीकरण से हमारा सवाल हल होगा। तो प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है, प्रश्न में दिया है कि कण 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है, तो हमने लिख लिए, दिया है u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड और इसका जो त्वरण है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसको भी हमने लिख लिया, a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये अचर है, अचर से क्या मतलब है कि कण इसी त्वरण से चल रहा है, त्वरण निश्चित है, त्वरण नहीं बदल रहा है, तो हम इसे अचर मानते हैं। अब ये जो समीकरण हमारा है x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें हम u t और a और t का मान रख देते हैं। तो देखिए हमें ऊपर लिखा ही है कि u की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो u बराबर रख दिए 5, t की वैल्यू रख दिए हमने 2। क्यों रख दिए स्टूडेंट 2, क्योंकि आप ए नंबर देखिए क्या बोल रहा है 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद मतलब समय क्या हो गया 2 सेकंड, तो हमने यहाँ t का मान कितना रख दिया 2। उसके बाद प्लस हाफ a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड है, तो वो भी रख दिए 2 और टी स्क्वायर, अभी समय हमने बताए थे 2 सेकंड है, तो 2 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 इंटू 2 10 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 10 प्लस 4 14 मीटर। मतलब कण का जो स्थान है, जब यहां से आपका चला कण, आप देख रहे थे कि कण चल रहा था कहां सरल रेखा में, तो वो कहां पहुंच गया, मान लीजिए यहां से चला कण यहां से, और यहां से चलने के बाद वो 2 सेकंड बाद, मान लीजिए ये 14 मीटर है, तो कहां पहुंच गया, यहां से 14 मीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। अब सेकंड स्थिति हम देखते हैं, सेकंड वाला सवाल हल करते हैं। बी नंबर, 2 सेकंड बाद कण का वेग मालूम करें। जब कण यहां पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है स्टूडेंट, ये 14 मीटर की दूरी पर पहुंच जाता है, क्योंकि 2 सेकंड बाद तो वो यहीं पहुंचेगा। तो यहां पर हमें निकालना है कि v की वैल्यू कितनी होगी। तो अब हमें क्या क्या चीज प्रश्न में है, समय के साथ कण के वेग के संबंध वाला समीकरण हमें लगाना होगा, और समय के साथ कण के वेग का संबंध क्या है, ये देखिए सूत्र आप, कण के साथ ये स्थान का है, ये वेग का स्थान के साथ है ये, तो समय के साथ कण के वेग का संबंध v इक्वल यू प्लस at। तो हम यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला लगेगा, समय के साथ कण के वेग का संबंध v इक्वल यू प्लस at। तो v मतलब अंतिम वेग है ये, और u प्रारंभिक वेग है जिससे वो चलना प्रारंभ करता है। तो u से तो वो प्रारंभ करता है चलना, पर जब वो 14 मीटर पे पहुंच जाता है तो यहाँ पर उसका वेग कितना है ये निकालना हमें, तो वो क्या है v है वो, तो v इक्वल u का मान 5 प्लस एक की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2 और t की वैल्यू भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 5 9 मीटर पर सेकंड के वेग से वो कण चल रहा है। अब हम अपना सी नंबर, बहुत ही सरल स्टूडेंट, इसको नॉर्मली आप सॉल्व करते जाएं, कहीं कोई समस्या नहीं है। सी नंबर देखिए, जब कण 6 मीटर पर है उस समय उसका वेग मालूम करें। तो देखिए मान लीजिए कि कण कितने मीटर पर है, 6 मीटर पे, अभी तो हमने 14 मीटर पे पहुंचा दिया था। मान लीजिए यहां से कण चलना प्रारंभ करता है,
ये आपका 0 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ कहीं पहुंच के 6 मीटर पर कण पहुंच जाता है। और तो हमें ये पता करना है कि यहाँ पहुंचने पर उसका वेग कितना है, मतलब v की वैल्यू कितनी है। तो हमें कौन कौन से चीज दिया है, उस समय उसका वेग मालूम कीजिए, मतलब स्थान दिया है 6 मीटर और वेग पता करना है। तो हमारा सूत्र कौन सा लगेगा, स्थान के साथ वेग का संबंध। तो हमने यहां लिख लिया, देखिए स्थान के साथ वेग के संबंध का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2ax। तो v स्क्वायर u की वैल्यू हमने रख दिया 5, 2 का 2, a की वैल्यू 2, और x 6 मीटर पे पहुंच जाता है। वो हमें कहाँ निकालना है, वेग, जबकि कण 6 मीटर पे पहुंच जाता है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 इंटू 6 24, 25 प्लस 24 49, v स्क्वायर बराबर आ गया 49। अब हम इसका दोनों साइड से रूट निकाल लेंगे, तो v इक्वल आएगा ±7। अब ये ±7, अब वेग को मीटर पर सेकंड लिखते हैं तो वो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर वेग जो है, जो प्रारंभिक वेग था, इनिशियल वेलोसिटी, वो पॉजिटिव थी, और कण का जो त्वरण था वो भी पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो अंतिम वेग भी कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक, क्योंकि कोई चीज यहाँ चल रही है और इस दिशा को हमने शुरू में पॉजिटिव लिया, जब चलने लगी तब भी पॉजिटिव लिया। तो स्वाभाविक बात है कि आगे कहीं भी चर्चा करेंगे तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव। ये नेगेटिव कब होगी, जबकि ये कण अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, तब हम नेगेटिव लेते हैं। तो आप हमारी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम जो है अगला प्रश्न हल करेंगे। देखिए अभ्यास प्रश्न 6.5, पढ़िए इसको आप। एक कण को ऊपर की ओर प्रारंभिक चाल 19.6 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। ऊपर की ओर धनात्मक बाह्य दिशा लेते हुए निकालें, कौन कौन सी चीज निकालना है स्टूडेंट, कण द्वारा अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय, कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, कण को जहां से फेंका गया वहीं पर वापस आने में कण द्वारा लिया गया समय। ये प्रश्न बहुत ही सरल है, लेकिन इस प्रश्न को समझने के पहले हमें थोड़ा सा ये ऊपर और नीचे का मामला समझ लेना है। तो आप देखिए हमने यहाँ समझाया है, इसे आप अच्छे से समझिए। जब कण को हम, मान लो कण यहाँ शून्य पर है, चाहे वो x अक्ष पे जाए चाहे y अक्ष पे जाए, हम पहले जो बात शुरू करेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे, शून्य से। तो देखिए मान लो कि कण शून्य पर है, तो क्या होगा, यहां शून्य पर है। अब हम x अक्ष में सरल रेखा की गति नहीं, में गति की बात नहीं कर रहे हो स्टूडेंट, y अक्ष में सरल रेखा की गति की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे प्रश्न में बोला गया कि कण को जब ऊपर फेंका गया, तो यहां से जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं, तो यदि हम y अक्ष की धनात्मक दिशा को ऊपर ले लें जैसा जनरली लेते हैं, और y अक्ष की ऋणात्मक दिशा को अगर हम नीचे ले लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कण को ऊपर फेंकने पर हमारी गति इस दिशा में हो रही है, मोशन ऊपर की ओर है। जब मोशन ऊपर की ओर है तो स्वाभाविक बात है कि वेग भी ऊपर की ओर होगा, और वेग ऊपर होगा तो वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। पर पृथ्वी तो वस्तु को नीचे की ओर खींचती है ना, तो उसका जो त्वरण है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। त्वरण कैसा होगा स्टूडेंट, एक्सीलरेशन कैसा होगा, माइनस में होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। मतलब हम जो a की वैल्यू लेंगे वो -9.8 लेंगे। 9.8 क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी के द्वारा जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो g का मान है वो निगेटिव होगा, -g होगा। अब यदि वो कण नीचे आता है और मूल बिंदु से नीचे जाता है, तब उसका वेग कैसा होगा, ऋणात्मक।
मान लीजिए गति, अभी तो इस प्रश्न में गति नीचे की ओर नहीं है, पर अगर गति नीचे की ओर होने लगे तो हमें वेग को कैसे मानना है, ऋणात्मक। और इसमें जब वेग को आप नीचे ऋणात्मक मानेंगे तो जो y है उसको भी कैसा मानेंगे, ऋणात्मक। मतलब इक्वेशन में अगर y लिखा है तो उसे भी माइनस चिन्ह के साथ आप दर्शाएंगे। और अगर ऊपर गति हो रही है और हमने y अक्ष को ऊपर लिया है तो आप y को प्लस चिन्ह के साथ दर्शाएंगे। प्रश्नों से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आप कैसे करते हैं इन प्रश्नों को सॉल्व, बहुत सरल है स्टूडेंट। देखिए प्रश्न में y अक्ष को हम y अक्ष की धनात्मक दिशा को प्रश्न में या हम नीचे भी मान सकते हैं, प्रश्न में नीचे भी दे सकता है या हम नीचे भी मान सकते हैं। परंतु अगर हमने धनात्मक y अक्ष को नीचे लिया तो ये जो समीकरण के माइनस चिन्ह दिख रहे हैं ये पूरे की पूरे प्लस हो जाएंगे। और ये जो समीकरण है जब आप y को चाहे ऊपर लें चाहे y को नीचे लें, ये समीकरण दोनों के लिए सत्य है। सिर्फ अगर आप y की धनात्मक दिशा ऊपर लेते हैं तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर आप y की धनात्मक दिशा को नीचे लेते हैं तो यहाँ प्लस आएगा। और कण को ऊपर, नीचे से ऊपर फेंकें आप या मूल बिंदु से नीचे गिराएं, ये समीकरण सभी चीजों के लिए सत्य है स्टूडेंट। तो यहाँ पर सिर्फ आप इतना अंतर देख रहे हैं इन समीकरणों में कि अभी हमने जो समीकरण पढ़ा था वो यहाँ लिखे थे v इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ v की जगह हमने क्या लिख दिया, y, और a की जगह क्या लिख दिया, g। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम बात करने लगे ऊपर फेंकने की। मतलब तो ऊपर जो वेग होगा उसको भी न मान के अब हम ये y अक्ष मान रहे हैं, मतलब y मान रहे हैं, और बाकी तो सब बातें बेसिक है। तो चलिए अब हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक कण को ऊपर की ओर प्रारंभिक चाल 19.6 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। मतलब कण को कहाँ फेंक रहे स्टूडेंट, हम ऊपर, बस यहां से कहाँ फेंक रहे, ऊपर की ओर। तो क्या होता है, ऊपर की ओर धनात्मक y दिशा लेते हुए निकालें। देखिए हमारे जो सर हैं SC वर्मा सर, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बिल्ड करते हैं। उनने यहाँ लिख दिए कि ऊपर की ओर धनात्मक y दिशा लेते हुए, मतलब हमें जो y की दिशा धनात्मक लेना है वो कहाँ लेना है, ऊपर की ओर। तो पहली चीज क्या निकालना है, कण द्वारा अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय। अब आप जानते हैं कि मान लीजिए यहां से एक गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं और ये गेंद ऐसे ऊपर चली जाती है। अब अधिकतम ऊंचाई किसे कहेंगे, जब ये गेंद जाते 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 यहाँ स्टॉप हो जाए, रुक जाए। अब मान लीजिए ये गेंद यहाँ रुक जाती है तो अब ऊपर नहीं जाएगी, तो यही जो ऊंचाई है वो कहलाती है अधिकतम ऊंचाई। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। दूसरी बात, कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, और हमें ये भी निकालना है कि यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, h कितनी, हाइट कितनी है, कि जब कण को यहां से हमने यहां फेंके तो कहां तक पहुंचा कण या गेंद, कितनी दूर तक पहुंची। फिर तीसरी चीज, कण को जहां से फेंका गया वहीं पर वापस आने में कण द्वारा लिया गया समय। जब हमने गेंद को या कण को यहां से फेंका था तो गेंद यहां तक गई और सीधे गई स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में, और फिर वापस यहीं आई। तो इसमें हमें समय निकालना कि कण को यहां तक जाने और लौटकर वापस आने में कितना समय लगा, मतलब t की वैल्यू भी हमें निकालना है। तो बहुत सरल है। अब प्रश्न से हमें क्या क्या चीज पता चलती है, देखिए यहां लिखा है प्रारंभिक चाल 19.6 मीटर पर सेकंड से फेंका गया कण को ऊपर की ओर। तो वो प्रारंभिक चाल मतलब ऊपर फेंक रहे हैं तो उसे हम प्रारंभिक वेग की तरह लेंगे। u बराबर कितना दिया है, 19.6 मीटर पर सेकंड। और जो त्वरण है, आप जानते हैं कि जब हम कोई चीज को ऊपर की ओर फेंकेंगे y अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर, तो जो पृथ्वी है
वो उस वस्तु को नीचे की ओर खींचेगी, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और ये होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने वो यहाँ लिखा है कि A इक्वल -9 पर मीटर स्क्वायर का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों लिखा है स्टूडेंट? हम वस्तु को यहां से यहां फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, और पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है, मतलब हमारे वेग के उल्टी दिशा में त्वरण काम कर रहा है, इसलिए इसको हमने माइनस लिखा है। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए। अब मान लेते हैं कि जो कण है उसका प्रारंभिक स्थान कहां पर है? 0 पर है, यहां पर है। तो ऊपर फेंका हमने, तो ये देखिए गति ऊपर की ओर हुई, तो वेग धनात्मक होगा, त्वरण ऋणात्मक होगा, और वस्तु कहां पर होगी? यहां 0 पर। 0 पर थी पहले, वस्तु कहां पर थी? 0 पर। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 0 होगी। तो यहां हमने शुरू में लिख दिया कि y इक्वल 0। अब अधिकतम ऊंचाई कण कब प्राप्त करेगा? जबकि कण यहां से जाते जाते और यहां जाकर रुक जाएगा, मतलब उसका जो वेग है वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। वेग शून्य हो जाएगा तो उस समय में कण अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। मान लो कि यहां से यहां तक जाने में, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में उसको समय लग गया t। तो अब देखिए ये सूत्र लगेगा v इक्वल यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शून्य। क्यों शून्य हो जाएगी? क्योंकि ये देखो आप, यहां से कण ने जाना प्रारंभ किया और यहां पर जाके रुक जाता है यहां, और उसका वेग यहां पर भी है, तो v इक्वल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो गया तो v की वैल्यू हमने यहां पर रख दी है, v इक्वल 0। u कितना था? प्रश्न में दिया है कि इस वेग से उसको ऊपर फेंका गया है, 19.6 मीटर पर सेकेंड के वेग से उसको ऊपर फेंका गया है। त्वरण है 9.8 और t का t। ये हम कौन सा भाग कर रहे हैं? पहला वाला भाग कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए अब यहां t इक्वल कितना आ जाएगा? t इक्वल आ जाएगा, इसका आप पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा 2 सेकेंड। अब आगे चलते हैं, कण द्वारा b नंबर में चलते हैं। कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, हमें ऊंचाई निकालना है कि कण कहां पहुंच गया। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? y इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y इक्वल कितना हो जाएगा? u का मान आया 19.6 और t का मान 2, प्लस का प्लस, मतलब t का मान कैसे 2? ये 2 सेकेंड था ना, तो t का मान 2 और 1/2, और a का मान लेंगे हम माइनस में, -9.8, और t की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 19.6 मीटर। मतलब कण जो पहुंचा उसको अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त किया उसने? यहां से यहां की ऊंचाई कितनी आई उसकी? 19.6 मीटर। आपका ये बी पोर्शन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम सी पोर्शन पर। सी क्या बोलता है? कण को जहां से फेंका गया वहीं पर वापस आने में कण द्वारा लिया गया समय। कण यहां से यहां गया और वापस यहां आया, तो टोटल कितना समय लगा ये देखते हैं। तो देखिए जब कण उसी जगह आ जाता है तो जहां से वह फेंका गया था वहीं आ गया, तो y बराबर कितना होगा? 0। यदि यह समय t हो, हमने मान लिया कि यह समय t है, तो अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। y की वैल्यू, ये कोई समीकरण हो जाएगा, y इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y की वैल्यू 0 ले लेंगे, u की वैल्यू 19.6 ले लेंगे, t की वैल्यू हमें नहीं पता, ये तो निकालना है, हाफ ले लेंगे, a की वैल्यू -9.8 ले लेंगे और यहाँ टी स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको अच्छे ध्यान से देखें आप, 0 का 0, ये हो जाएगा 19.6t, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4.9 टी स्क्वायर। इसको आप पक्षांतर कर देंगे, -4.9 टी स्क्वायर को यहाँ ले आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? समीकरण अच्छे से बना लेंगे तो ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। ये माइनस था तो प्लस वाला हो गया, और ये प्लस वाला है तो माइनस वाला हो गया। 0 पे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा 19.6 टी इक्वल 0। अब आप
इनके दशमलव को हटा दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो दशमलव हट जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का दशमलव भी हट जाएगा, यहाँ का भी हट जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 ही रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 49t² माइनस 196t इक्वल 0। अब हमको ये दोनों जो है 49 के फैक्टर हैं दोनों की दोनों, तो 49t से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, तो ये कैंसिल हो करके हमारे पास आता है t-4 इक्वल 0। तो आप देख रहे हैं t इक्वल कितना आ गया 4, मतलब कण को नीचे से ऊपर जाने में 2 सेकंड लगेंगे, कण को नीचे से ऊपर जाने और वापस आने तक में कुल कितना समय लगेगा, 4 सेकंड का समय लगेगा स्टूडेंट। तो ये आपका जो क्वेश्चन था 6.5 ये भी सॉल्व हो चुका है। आप इसे भी ध्यान से समझ लें, जहां समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम करते हैं अगला प्रश्न। ओके स्टूडेंट, हम अब कर रहे हैं अभ्यास 6.6। क्या है ये अभ्यास 6.6? देखिए, एक्स अक्ष पर चलते हुए एक कण का त्वरण a इक्वल k1 प्लस k2t है, जहां k1 तथा k2t अचर हैं और t इक्वल 0 समय पर यह कण x बराबर 0 पर है। इसका वेग u तथा t समय पर इसका वेग तथा स्थान बताएं। देखिए स्टूडेंट, ये प्रश्न सॉल्व कर लेने से आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे जो कि आपको परेशान करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप बड़े आराम से सॉल्व करें और 2-3 बार हल करके इनको देखें। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। फिर से पढ़िए, एक्स अक्ष पर चलते हुए, मतलब जो कण है वो कहाँ चल रहा है, एक्स अक्ष पर चल रहा है। तो एक्स अक्ष पर मान लो कण चल रहा है तो मतलब क्षैतिज रेखा में चल रहा है। क्षैतिज रेखा में चलने से ये मान लीजिए कि एक्स अक्ष है, आपका एक्स अक्ष है और कण यहाँ पर चल रहा है। मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो उसका जो त्वरण है a, अब ये कण एक्स अक्ष में बोला जा रहा है, हमें अभी नहीं पता कि वो धनात्मक दिशा में है कि ऋणात्मक दिशा में है। एक कण का त्वरण a k1 प्लस k2t है, जहां k1 तथा k2 अचर हैं, अचर राशियां हैं, ये अचर आप समझते हैं। t बराबर 0 समय पर यह कण x बराबर 0 पर है। अब हमें इतना पता चल गया कि ये कण कहाँ पर है, अभी जब समय t बराबर 0 है तो ये कण कहाँ है, मूल बिंदु पर है, तथा इसका वेग u है और इस समय में इसका वेग है u। तो आगे हमें क्या बताना है, t समय पर इसका वेग तथा स्थान बताएं। अब मान लीजिए ये कण यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और सीधी सरल रेखा में चलते हुए यहाँ कहीं पहुंच जाता है। यहाँ तक पहुंचने में उसको समय लगा t, मतलब t बराबर क्या आ गया, t। तो अब हमें उसका वेग मतलब वेलोसिटी v की वैल्यू निकालना है और स्थान बताना है, मतलब x की वैल्यू भी निकालना है, स्थान मतलब x की वैल्यू। तो अब आप समझ गए होंगे पूरे प्रश्न को। और अब इतनी बात देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको किसी भी चीज को एज्यूम करना बहुत ही जरूरी है। आप उसे एक चित्र के रूप में अगर ले आते हैं तो फिजिक्स का कोई भी प्रश्न बहुत ही सरल हो जाता है। तो हमने देख लिया, आपने ऐसा हुआ। और यहां से यहां तक पहुंचने में हमें वेग और स्थान पता करना है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्वरण a बराबर k1 प्लस k2t है, मतलब ये यहां से यहां तक जाता है तो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले वेग u था, अब वेग v हो गया, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तब तो त्वरण हमारे पास क्या दिया है, a बराबर k1 प्लस k2t। ये इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं हम। तो हमने पहले यहां लिख लिया कि a इक्वल k1 प्लस k2t। आप जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को, वेग है मान लीजिए v,
तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे ही हमने वेग में परिवर्तन की दर किया, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन, और किसके रिस्पेक्ट में, टी के सापेक्ष। तो इस भी का अगर हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एसिलरेशन, वह त्वरण है। तो त्वरण को ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब dv अपॉन dt इक्वल ए होता है, तो हमने ए को लिख दिया dv अपॉन dt, बाकी पूरा इक्वेशन वैसे ही है। परंतु स्टूडेंट हमें तो v का मान निकालना है और x का मान निकालना है, क्योंकि ये प्रश्न में देखिए इसका वेग मतलब v का मान निकालना है और स्थान मतलब x का मान निकालना है। तो अब ये जो v है वो अभी d के लपेटे में है, d के साथ है। इस d को हटाने के लिए, ये d अवकलन वाला d है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, अवकलन की उल्टी प्रक्रिया जिसे समाकलन कहते हैं। तो चलिए अब हम इसका समाकलन करते हैं, लेकिन कैसे करें समाकलन। समाकलन करने के लिए प्रश्न क्या कहता है कि पहले जो समय है वो जीरो था, t का मान कितना था, 0, और उसका जो स्थान है वो भी मूल बिंदु पर था, x इक्वल कितना था, 0। अब कहां पहुंच गया वो, t समय ले लिया उसने चलने में, और जो स्थान है वो भी क्या हो चुका है अब उसका x। तो इसी चीज को हम यहां लिख लेते हैं। प्रारंभ में t बराबर 0 था और v की वैल्यू कितनी थी, u मतलब प्रारंभिक वेग था, और बाद में क्या हुआ, t की वैल्यू t हो गई और जो v था उसकी वैल्यू भी v हो चुकी है। तो इसलिए हम इस समीकरण का समाकलन करते हैं, पर कैसे, ये देखिए कैसे, dv जो है वो u से v हो गया, तो हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन u टू v dv इक्वल t कितना हो गया, t हो गया 0 से t तक। तो इसका जो समाकलन होगा कहां से होगा, 0 टू t। तो इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, और यही पूरा इक्वेशन यहां लिख लेंगे, dt का dt लिखा रहेगा। अब चलिए समाकलन करते हैं। समाकलन आप लोगों से बनता ही है और बहुत अच्छे से बनता है, अगर नहीं बनता है तो इसे आप जरूर सीख लें, बहुत जरूरी है, ये बेसिक फिजिक्स में आता है और इसको करना ही पड़ेगा। देखिए तो आपको पता है वैसे तो ये फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल होता है x, तो यहाँ क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना हो जाएगा, v, इसलिए यहाँ कोई चीज नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v का क्या हो गया, v। अब ये लिमिट कहलाती हैं u से v तक, तो लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v, तो यहाँ लिख दिया हमने, इसके इंटीग्रेशन v हुआ तो यहाँ लिख दिया u टू v। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी अंदर का जो है समाकलन कर लेंगे। k1 का समाकलन कितना हो जाएगा, देखिए k1 का अगर हम समाकलन करते हैं, k1 यहाँ लिखा था k1 और इंटीग्रेशन यहाँ dt लिख देते हैं, तो k तो स्थिरांक है, k1 स्थिरांक है, तो k1 बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, k1, और आप जानते थे यहाँ कुछ नहीं रहता है तो t के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये t हो जाएगा। इसलिए यहाँ का जो समाकलन है वो कितना हो गया, ये k1 का जो समाकलन है वो हो गया k1t। समझ गए आप, समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और समाकलन आपसे बनता भी होगा। और अगर नहीं बनता है तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा सिखा रहा हूँ, सीखिए आप, बनने लगेगा, सरल है, कुछ नहीं रखा है। देखिए अब हमारे पास था यहाँ पर क्या चीज, ये मेनली समाकलन ही हुआ है स्टूडेंट, इसमें यहाँ था क्या चीज हमारे पास, k2t, तो इंटीग्रेशन ऑफ k2t dt, इसका जब आप समाकलन करेंगे तो ये k2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t dt होगा। तो अब इसका जब सब t का समाकलन करेंगे आप, तो t का समाकलन कितना हो जाएगा, देखिए k2 का तो k2 रहेगा और t की पावर क्या है 1, तो समाकलन का जो सूत्र होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहाँ पर पावर अगर n होती है तो इस इक्वल क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो यहाँ t है, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा t की पावर
1 + 1 अपान 1 + 1, तो इक्वल क्या हो जाएगा k2 और t की पावर 2 अपान 2। तो ये 1/2 ये लिख दिया हमने, और k2 है और t², तो अब आप समझ गए कि इसका समाकलन भी कैसे हुआ है। लिमिट लगा दी है हमने 0 से t तक। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है। आगे बिल्कुल सरल चीज आपको दिख रही है, देखिए कैसे हम आगे का सॉल्व करते हैं। अब यहां हम जो लिमिट हमने लिया है उस लिमिट को सॉल्व करते हैं, और उस लिमिट को सॉल्व करने के लिए पहले हम अपर लिमिट, अब देखिए इसकी जो लिमिट है उसको हम कैसे करते हैं। वैसे तो ये पता है आपको, पहले भी आपने किया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं कि लिमिट को हम कैसे रखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि, और इसकी जो लिमिट है लिखी है वो है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम जो है वो इसकी लिमिट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भी, और कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। तो बिल्कुल सरल है, हमने पहले भी बताया था, आप जानते भी हैं। एक बार इस v की जगह में, एक बार इस v की जगह में यहाँ जो चीज रहती वो लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं और माइनस करके फिर इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये अपर लिमिट है तो अपर माने ज्यादा, उसको पहले लिखेंगे, और ये लोअर लिमिट है तो लोअर माने कम, तो इसको बाद में लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं। तो भी, इस भी की जगह में भी रख देते हैं तो क्या होगा भी, और फिर लगाते हैं माइनस। अब इस भी की जगह में क्या लिख देंगे u, तो यह जाएगा v माइनस u। ये ऐसा करके आपका आ गया v माइनस u, बराबर है तो बराबर। यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं स्टूडेंट। कैसा, ये k1 तो स्थिरांक है तो ये k1 को आप कॉमन निकाल लेंगे, और t की स्थान पर, मतलब इस t के स्थान पर पहले क्या लिखेंगे t, और फिर क्या लिखेंगे 0। तो चलिए मैं एक बार लिख देता हूं, इस t की जगह में t लिखते हैं तो ये होगा t और माइनस होगा 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, t में से 0 गया तो t आएगा, और t का गुणा k1 में होगा तो k1t आएगा, इसलिए यहां हमने लिख दिए k1t। अब इसको भी देख लें, हाफ k2t², तो ये हाफ k2 तो बाहर निकल जाएगा। वैल्यू किसकी चेंज करना है हमको, t की जगह एक बार t रखेंगे और एक बार 0। तो जब हम यहाँ t की जगह में t रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा t², और माइनस t की जगह में 0 रखोगे तो ये होगा 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हाफ k2, और यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर t, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, और t² में से 0 घटाएंगे तो आएगा t²। इसलिए आ गया यहाँ पर हाफ k2t²। ये भी आप समझ गए। अब आगे देखिए, हमें निकालना था कि कण किस स्थान पर पहुंचा, मतलब उसका स्थान निकालना था। स्थान मतलब x की वैल्यू। तो अब हम जो वेलोसिटी है, वेग है, उसको किस रूप में लिखेंगे, स्थान के रूप में। तो स्थान के रूप में कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि कण के स्थान में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो v की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, d/dt x। इस v की जगह अब हम यहां पर लिखेंगे कैसा, d/dx/dt। समझ रहे हैं आप अच्छे से कि इस v की जगह क्या लिखेंगे, dx/dt, और बाकी जैसा कि वैसा ही रहेगा, u + k1t + हाफ k2t²। अब ये dt को यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे, dx तो यहीं रहेगा, इस पर ब्रैकेट लगा करके, और dt का तिर्यक गुणा यहाँ हो जाएगा। पर फिर वही बात आ रही है स्टूडेंट, हमको प्रश्न में जो है पूछा क्या जा रहा है कि t बराबर 0 समय पर कण x बराबर 0 पर था और इसका वेग u था, तो t समय पर इसका वेग और स्थान बताएं। तो वेग तो हम निकाल चुके, अब क्या निकाल रहे हैं, स्थान। तो t की वैल्यू 0 से कितनी हो जाती है, t पर बताना है, 0 से t पर, और x की वैल्यू
0 से x पर। तो देखिए 0 से x पर निकालना है x की वैल्यू, तो यहां लिखेंगे हम, यहां तक आपने देखा। अब ये देखिए ये dx हो गया और t का तिर्यक गुणा होकर dt हो गया। तो हम ऐसा लिख लेंगे कि प्रारंभ में t बराबर 0 था और x बराबर भी 0 था। बाद में हमको कहां तक निकालना है, जब समय t हो और स्थान x हो। तो इसी समीकरण का हम समाकलन कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालना है ना। x की वैल्यू निकालने के लिए इस d को हटाना होगा, और इस d को हटाने का एक ही तरीका है कि इसका समाकलन कर दें। अब कहां से कहां तक कर दें, तो 0 से x तक कर दें। तो ये लीजिए 0 से x तक हमने इसका समाकलन कर दिए, और ये अंदर की राशि बिल्कुल वैसे ही आ गई, और यहाँ dt लिख दिए। समाकलन आप समझते थे, अभी हमने समझाया भी है, बिल्कुल वैसे ही समाकलन ये होगा और ये इक्वेशन आ जाता है। अब ये इक्वेशन हमारे किस काम का है? जब हमें इस पैटर्न के सवाल करना हो तो बिल्कुल इसी विधि को आप अप्लाई करें, और इस विधि से करते हुए ऐसे सवाल को अंत तक ले जाएं, या इस फार्मूले का यूज भी कर सकते हैं। वो प्रश्न किस प्रकृति का है उसके ऊपर निर्भर करता है। उसे आप अच्छे से देख लें कि प्रश्न कह क्या रहा है, तब तो हम बताएंगे कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन, अभ्यास 6.7। x अक्ष पर चलते हुए एक कण का त्वरण a बराबर -kv है। समय t बराबर 0 पर कण x बराबर 0 पर है। स्थिति वही है कि x अक्ष पर कण चल रहा है। आप जानते हैं x अक्ष पर कण चल रहा है। ऐसा सीधा मान लीजिए कोई अक्ष है और उस पे कण चल रहा है, सीधे अक्ष पे कण चल रहा है। तो आप ये x अक्ष है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 0 है। तो t बराबर कितना है, 0, और कण x बराबर 0, x बराबर भी कितना है, 0 है। तो इसका वेग कितना है, वेग इस समय पर इसका है u। कितना है वेग, u। तो t समय पर इस कण का वेग, अब मान लो यहां से कण आगे चलता है, पर त्वरण कितना हो गया है, त्वरण की कंडीशन क्या दे रहा है, a बराबर -kv। अब देखो यहां माइनस चिन्ह दिया है स्टूडेंट, माइनस। तो अब कण यहां जा रहा है कि यहां जा रहा है, आपको माइनस दिशा दी जा रही है, मतलब कण अब इस साइड ना जा करके कण कहां जाएगा, इस तरफ, माइनस दिशा में। ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं। हालांकि आप इसे भी माइनस दिशा मान सकते हैं, पर हमने जैसा पहले से निर्देशांक पद्धति को एज्यूम किया वैसे ही करते चलें तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि इन्हें सब चेंज करके देखते रहना चाहिए, तभी तो वो IIT JEE के प्रश्न बन पाते हैं, वरना हमसे धोखा हो जाता है। पर यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर 0 है, और अगर त्वरण माइनस में है मतलब कण इस तरफ जा रहा है। तो x बराबर 0 पर तथा इसका वेग u है। t समय पर इस कण का वेग, अब यहां से कण इस तरफ जा रहा है और मान लीजिए यहां समय है t, तो उस समय पर हमें v की वैल्यू निकालना है कि v की वैल्यू कितनी होगी और कण कहां पहुंचेगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सरल है। देखिए हमें प्रश्न में दिया है a बराबर -kv, तो त्वरण जो होता है वेग का अवकलन होता है या वेग में परिवर्तन की दर होती, तो एक ही जगह हमने लिख लिया dv/dt, ये तो वैसा ही है। अब हमें पता है प्रारंभ में t बराबर 0 दिया है और वेग जो v की वैल्यू है वो u है, और बाद में t बराबर t हो जाता है और v बराबर v हो जाता है। तो अब आप इसमें कुछ ना करें, ये समीकरण 1 है, इसको फिर से ले लें। तो हम क्या करते हैं, ये dv यही रहेगा और यहाँ का जो v है, जो kv लिखा हुआ है, ये नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट देखिए ये dv इकट्ठा है, इसको कभी v से भी आप क्रॉस मत करिएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यहाँ dv है, ये अवकलन वाला dv है, मतलब ये जो v है इस v का एक छोटा सा पार्ट है,
इस भी के इक्वल ये भी नहीं है। जब ये भी के इक्वल ये भी नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट है, ये पूरा की पूरा छोटा सा पार्ट है जिसे हम डी भी बोल रहे हैं, ये अलग अलग नहीं हो सकता, डी और भी अलग अलग नहीं हो सकता, इसलिए भी से भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो यहां से देखिए ये डी भी और अपान भी, और उसके बाद ये माइनस के और ये डी टी यहां चला जाएगा तो डी टी आ गया। अब फिर वही स्थिति कि हमें किस चीज की वैल्यू निकालना है, भी की निकालना है, और यहाँ साथ में कौन चिपका है, डी। तो इसको अलग करने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, और कहां से कहां तक कर देंगे, u से v तक। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ u टू v dv अपॉन v इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t माइनस के dt। अब ये देखिए ये लिखा है ln v। आप जानते हैं कि जो समाकलन है log e का, किसका समाकलन स्टूडेंट, log e का जो समाकलन है वो कितना होता है, देखिए यहां पर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ log ही नहीं, मतलब 1 अपॉन x का जो समाकलन है वो होता है ऐसा। कैसा होता है, ये लिखा है 1 अपॉन v। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx ये फार्मूला है, इक्वल कितना होता है ln x। कितना होता है स्टूडेंट, ln x। ln x मतलब log x। log x पर ln क्यों लिखा, यहां पर जो log है उसका बेस होता है e, बेस e होता है, इसलिए इसको हम लिखते हैं log e x मतलब ln x। समझ रहे हैं आप अच्छे से। तो अब यहां पर 1 अपॉन भी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन भी क्या होगा, और ये भी के सापेक्ष, यहाँ x के सापेक्ष x का समाकलन था, यहाँ भी के सापेक्ष भी का समाकलन है, तो क्या होगा ये ln भी। कितना हो जाएगा ln भी, और कहां से कहां तक कर रहे हैं, u से v तक। अब ये माइनस के बाहर निकाल लिया हमने, और यहां पर कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, तो उसका समाकलन t हो जाएगा, ये 0 से t तक होगा। और फिर आप जानते हैं कि एक बार v की जगह हम v रखेंगे तो ये v होगा, और एक बार v की जगह u रखेंगे तो u होगा, तो हो जाएगा ln v माइनस ln u और इक्वल माइनस के t। तो अब देखिए आप क्या होगा, देखिए ये हो गया ln v माइनस ln u इक्वल माइनस के टी। ये कैसे होगा ये आप समझ गए होंगे। एक बार हम t की जगह t रखेंगे तो t आ जाएगा, और एक बार t की जगह 0 रखेंगे तो माइनस 0, मतलब यहाँ ब्रैकेट में t माइनस 0 आएगा, यहाँ ब्रैकेट में t से 0 घट जाएगा तो t आ जाएगा। अब ये फार्मूला भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन से फार्मूला की बात कर रहा हूं मैं, कि log v माइनस log u बराबर क्या हो जाएगा, log v अपान u, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा log m माइनस log n अगर माइनस होता है तो क्या हो जाता है, इसके इक्वल log m अपान n, और अगर यहाँ प्लस होता है तो ये m इंटू n होता है। तो वही फार्मूला यहाँ यूज हुआ है, log v माइनस log u इक्वल log v अपान u, और ये तो जैसे कि वैसा है, ये हमने देखिए। और यहाँ पर कितना आ रहा है, log j ln मतलब log e v अपान u। अब आगे चलते हैं, ये कहलाता है लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म से हम जब इसको पावर के रूप में चेंज करते हैं तो इस एक्चुअल ये है क्या चीज, एक्चुअल ये जो है आपका log v अपान u, वो देखिए एक्चुअल में ये जो चीज है वो ये है, क्या है, log बेस ऑफ e v अपान u, ये है इक्वल लिखा है माइनस के टी, इतना लिखा हुआ है। तो ये लॉगरिथम फॉर्म में है। इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखें तो यहाँ जो बेस होता है उसकी पावर ये बन जाती है, और ये यहीं रहता है, आप जानते हैं, आपने लॉग पढ़ा होगा। तो ये आ जाएगा v अपान u, और ये जो बेस है वो यहाँ चला जाता है, और इसकी पावर ये चीज बन जाती है, यहाँ जो भी चीज रहती है। इसलिए
ये जो है v अपान u e की पावर माइनस के टी वो हमने इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब v का तो v रहेगा, u का यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो u यहाँ चला गया। अब हमने v का v यहाँ क्यों रहने दिए, क्योंकि आप जान रहे हो हमें वेग वेलोसिटी निकालना है, तो v इक्वल u e की पावर माइनस के टी। अब चूंकि स्थान निकालना है अगर कण का, तो वेग को किस रूप में चेंज करेंगे हम, वेलोसिटी को प्लेस के रूप में। तो स्थान में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो v इक्वल हो जाएगा dx अपान dt, ये इतना ही होगा। फिर t का तिर्यक गुणा कर देंगे और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जैसा ऊपर से हम करते चले आ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहाँ 1 है, तो उसका जो समाकलन है x हो जाएगा और 0 से x तक समाकलन करेंगे और यहाँ पर 0 से t आएगा और इसका समाकलन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, या फिर आप थोड़ा देखें। मैं इसका समाकलन भी सरल है, देखिए कैसे करना है। ये u है और ये e की पावर माइनस के टी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फलन है ये और ये दूसरा फलन है। तो दो फलनों के समाकलन का जो फार्मूला लगता है वो फार्मूला आप यहाँ लगा दें और उसी फार्मूले से ये सवाल हल हो जाएगा। हमने यहाँ तक समाकलन आपको बता दिया है। इसको फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकंड फंक्शन माने और ऐसा करके आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। और अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप समाकलन वाले चैप्टर में जाकर के हमारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखिए आगे, यहां पर x की वैल्यू x रखोगे एक बार और एक बार 0 आप रखेंगे तो ये x आ जाएगा और यहां से आप माइनस कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पर 1 में माइनस लगा है, तो जब आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस डिवाइडेड बाय माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये होगा u अपान के, पर यहाँ से जब आप माइनस निकालेंगे तो 1 प्लस वाला हो जाएगा और ये जो e है वो माइनस वाला हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इस समीकरण का हम जो उपयोग है वो कहाँ करते हैं, इस समीकरण का उपयोग हम जब त्वरण वेग के फलन के रूप में दिया गया होता है उस समय प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं, मतलब इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। और कई बार पूरा की पूरा इस मेथड का यहाँ से यहाँ तक हमें यूज करना पड़ता है। तो आप प्रश्न को देख लें कैसे करना है। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न अभ्यास 6.8। तो आप अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और इन प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत मजा आता होगा और भी हम प्रश्नों को हल करते रहेंगे। देखिए पढ़िए आप प्रश्न को। अभ्यास 6.8, x अक्ष पर चलते हुए एक कण का त्वरण a बराबर माइनस kx है। प्रारंभ में कण x बराबर a पर है। देखिए अभी तक हमें अक्सर दिया होता था प्रश्न में कि x बराबर 0 पर है, अब वो 0 नहीं बोल रहा, a बोल रहा, मतलब यहाँ कोई a की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तथा इसका वेग 0 है, लेकिन वेलोसिटी वेग 0 है। जब यह पहली बार x बराबर a/2 पर पहुंचता है उस समय इसका वेग निकालें। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और ऐसे प्रश्नों को हल करने से हमें काफी सहूलियत मिलती है। देखिए मान लीजिए कि कोई कण है, वो कहां पर है, ये मान लीजिए x अक्ष है आपका और x अक्ष में जो कण है वो कहां पर है, a पर है। मान लें कि ये 0 है और कण की जो पोजीशन है वो कहां पर है, a पर है। मान लीजिए ये कण x अक्ष में a पॉइंट है और कण यहां पर है। अब बोला जा रहा हमको कि जब यह पहली बार x/2 पर पहुंचता है, मतलब कण अभी कहां पर है, यहां पर a/2 पर पहुंचेगा। कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस होगी इसके आधे भाग में पहुंचेगा, मतलब यहां कहीं कण जब पहुंचता है, यहां से यहां पहुंचता है तो ये डिस्टेंस कितना कहलाएगा हमारा a/2।
तो उस समय इसका वेग निकालें। तो जब कण यहां से यहां पहुंचता है उस समय में हमको क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालना है, वेग निकालना है। बिल्कुल सरल है। और ये चूंकि a बराबर -kx दिया है तो आप इसको चाहो तो 0 को इस साइड भी ले सकते हो। कहाँ ले सकते हैं 0 को, यहाँ ले सकते हैं। चाहे तो आप 0 की जो वैल्यू है 0 यहाँ ले सकते हैं, और जो a है तो इस तरफ a/2 होगा क्योंकि ये नेगेटिव दिशा है, ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए अब वेग निकालना है तो हम लिखते हैं, दिया है a इक्वल -kx, तो a मतलब त्वरण, त्वरण को हम ऐसा लिख सकते हैं dv/dx, x के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ x दिया है और ये -kx a की जगह हमने लिख लिया dv/dx। अब देखिए यहाँ पर हम जो dv है, dv/dx है, उसको और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, dv/dt इक्वल हम लिख सकते हैं ये dv/dt है, ऊपर और नीचे dx का हमने कर दिया गुणा। ये अवकलन में आपने पढ़ा होगा, जब दो फलनों का हम अवकलन करते हैं तब ऐसा करते हैं। तो ये dv और dt तो है ही, dx का हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये कैसा हो गया dv/dx। और ये जो चीज है dx/dt, ये t के सापेक्ष x का अवकलन है, और t के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, v। क्या होता है, v। मतलब dv/dx तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो dx/dt है, स्थान में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, तो ये वेग हो गया। तो dx/dt की जगह हमने क्या लिख लिए, v। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हम यहां पहुंच चुके कि इसको हमने लिख लिया v dv/dx, और ये आ गया -kx। अब देखिए v यही है, dv भी यही है, dx का गुणा यहाँ हो गया तो ये हो गया -kx dx। अब फिर वही स्थिति कि प्रारंभ में जो कण है या वस्तु है वो a पर थी और बाद में वो कहाँ पहुंच जाती है, x/2 पर। शुरू में उसका वेग 0 था और बाद में वेग हो जाता है v। तो इस स्थिति में हमको क्या करना है, इस स्थिति में हमको निकालना है किस चीज का मान, वेग का मान। तो देखिए बिल्कुल सरल, यहां तक हम पहुंच चुके थे। उसके बाद आगे देखें, x बराबर a और b बराबर 0, तो बाद में x बराबर a/2 और b बराबर b हो जाता है। तो इस समीकरण का जो समाकलन है 0 से b तक करना है और b के सापेक्ष करना है, और इसका जो समाकलन है वो कहां से कहां तक करोगे, a से a/2 तक। और ये यहां पर एक ब्रैकेट आप लगा लेंगे ऐसा, क्योंकि इसका समाकलन कर रहे हैं, ये समाकलन और माइनस नहीं है, यहाँ ऐसा ब्रैकेट लगा लेंगे आप। ब्रैकेट लगाने से हमें समझ में आएगा कि हम किस चीज का समाकलन कर रहे हैं, -kx का। तो चलिए आगे चलते हैं। जब आप v का समाकलन करेंगे तो स्वाभाविक बात है, इसमें घात 1 है, तो वो जब जोड़ेगी तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और नीचे भी जोड़ेगी 2 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। और यहाँ पर k जो है वो कॉमन आ जाएगा, और x का जो समाकलन है वो होगा 1/2x²। अब इसे a से a/2 तक करना है, तो सीधी बात है कि आप एक बार x की वैल्यू a/2 रखेंगे और एक बार रखेंगे a, तो a/2 से a घटेगा, मतलब आधे से पूरा घटेगा तो आधा बचेगा और वो माइनस में बचेगा। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, या आपको दिक्कत जा रही है मान लीजिए, तो थोड़ा सा यहाँ देखें, अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ जो समाकलन है वो तो आपसे बन जाता है, ये v² और 1/2। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये था v²/2 और इसकी जो लिमिट थी वो थी 0 से v तक। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बार v की जगह में ये 1/2 तो बाहर निकाल लो आप,
ये 1/2 है, बाहर आ जाएगा। अब एक बार v की जगह v रखोगे तो ये v² हो जाएगा, और एक बार v की जगह 0 रखोगे तो -0 हो गया। तो अब सीधी बात है, यहाँ आ गया 1/2 और जो 0 से इसको घटाएंगे तो आएगा v²। तो यहाँ पर आ गया v² और साथ में 1/2 भी अभी है। अब इस तरफ का देखते हैं, इस तरफ का देखिए, यहां से भी 1/2 आ रहा है बाहर और k भी बाहर आ रहा है, तो इसको k को भी आप बाहर ले लो। और क्या रखेंगे आप, x² की जगह एक बार रखेंगे a/2, तो ये होगा a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर माइनस एक बार रखेंगे a x की जगह में, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल यहाँ 1/2 के, और अब यहाँ देखिए a/2 का स्क्वायर, तो ये होगा a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 माइनस ये हो गया a का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। उसके बाद आप देखिए ये हो गया 1/2 के, और अब यहाँ पर जो है, यहाँ डिनोमिनेटर में हर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 4 और 1 का जो एलसीएम है 4 आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² आएगा, माइनस ये डिवाइड करेंगे, समझ गए होंगे आप, तो ये आ जाएगा -4a², ब्रैकेट कर देंगे बंद, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा v² इक्वल k, और यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 में से a² को आप घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -3a²/4, ऐसा आ गया। देख रहे हैं आप अच्छे से, यहां से इसको घटाएंगे तो आ गया -3a²/4। अब यहां से जो माइनस आपको नहीं दिख रहा है, कैसा, यहां देखिए यहां माइनस चिन्ह था और वो माइनस चिन्ह हमने यहां पर नहीं लिए थे, तो ये माइनस को यहां बाहर ले लो आप, ऐसा माइनस ले लो, ये माइनस आप बाहर ले लो, यहां पर भी माइनस आप लगा लें और यहां भी माइनस लगा लें। जब आप माइनस लगा लेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा v² इक्वल k और 3a²/4। परंतु हमें तो v की वैल्यू निकालना है ना, तो इसके दोनों तरफ रूट ले लीजिए, v² नहीं निकालना, v की वैल्यू निकालना है, तो रूट ले लीजिए, रूट लेंगे तो यहाँ आएगा v इक्वल प्लस माइनस रूट, ये k भी आएगा, या k को बाद में लिख देंगे, √3, और a का रूट तो a ही होगा, तो a रूट के बाहर आ जाएगा और k रूट के अंदर होगा, क्योंकि k स्क्वायर वाला नहीं है तो रूट के अंदर होगा, और जो 4 है उसका रूट होगा 2। तो अब आप समझ गए v इक्वल प्लस माइनस √3k/2a, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। और इसका यूज कहाँ करते हैं हम, जब त्वरण कण के फलन के रूप में दिया गया हो तो प्रश्नों को इसी विधि से हम हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए ना, त्वरण फलन के रूप में था, ये देखिए प्रश्न में ये a इक्वल -kx था, इसलिए हमने इस प्रश्न को ऐसा हल किया। अगर, और इसके ऊपर भी वैसा ही था, तो अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो बड़े बड़े प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, हमने ये 6.8 अभ्यास भी आपका सॉल्व कर दिया। आप पढ़ते रहें, जीए स्टडी चैनल में आप सवालों को करते रहें, और भी वीडियो इसके रेगुलर आते जाएंगे।